आज बुद्धभूमी मावसाळा येथून निघलेली धार्मिक धम्मसहल नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये या ठिकाणी आम्ही आलेलो आहोत। नालंदा विश्वविद्यापीठ बघण्यासाठी सर्व उपासक उपासिका नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये मेन गेटमधून प्रवेश केलेला आहे। या ठिकाणी सर्व उपासक खिडकीजवळ तिकीट बुकिंग करत आहेत। आपण बघत आहात हा संपूर्ण परिसर आपण बघत आहोत नालंदा विश्वविद्यापीठाचा। या ठिकाणी सर्व उपासक या ठिकाणी लाईन मध्ये तिकीट घेत आहेत। हे आमचे सर्व उपासक मंडळी या ठिकाणी तिकीट बुकिंग केल्यानंतर या ठिकाणी तिकीट चेकिंग होते। हे गार्ड आहेत, गार्ड तिकीट चेक करतात आणि मध्ये प्रवेश करण्यासाठी परवानगी देतात। आमचे पठारे बाबा आहेत, यांनी तिकीट पठारे बाबा यांनी नेमकं तिकीट बुक करून या ठिकाणी तिकीट चेकिंग करून घेतले आणि आता आमचे साल बुद्ध की मूर्ति वहाँ के ब्राह्मण लोग कहते हैं मेरा भैरव बाबा। यूनिवर्सिटी की प्रतिमाएं हैं, बुद्ध की है भूमि स्पर्श मुद्रा में। उसको ब्राह्मण लोग कहता है हाई कोर्ट से मेरा कागज है भैरव बाबा। भैरव बाबा का क्या पहचान है? कुत्ता कहाँ है? कुत्ता है तो ये तो बुद्ध की मूर्ति है। हाई कोर्ट को क्या पता था उस वक्त? 800 वर्ष तक बौद्ध धर्म हमारा नीचे दबा हुआ रह गया। कोई नहीं जानता था कि बौद्ध बुद्ध धर्म भी है। लेकिन अंग्रेजों का बहुत बड़ा देन है कि अंग्रेज ने बहुत बड़ा कृत्य किया है जो कि पूरे विश्व को हाईलाइट करके दिखाया है। अजेंडा भी ऐसा ही था ना। जहाँ अजेंडा में पूरी दबा दिया था। बोध गया में मंदिर में जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिली है उस मंदिर में 1855 में उसको सफाई करवाया है अंग्रेज ने। अंग्रेज नहीं रहता तो इस देश का जितना भी हमारा धर्म है बौद्ध धर्म होता, वो समाप्त हो जाता। आज हम अपने घरों में महामाया को पूजा करते हैं, बुद्ध की पूजा करते हैं, बाबा साहब को पूजा करते हैं। इसलिए बाबा साहब का भी देन है। पूरे भारत में SC ST को कलेक्टर SP DSP उन्हीं का देन है कि बना। इतना वो संघर्ष किए हैं बाबा साहब अकेले। 1891 में उनको 14 अप्रैल को जन्म हुआ है। अपना घरों में भी हम लोग पूजा करते हैं और हमारे परिवार भी पूजा करते हैं। इसलिए इस धरती पे सभी भाई बहन को, महाराष्ट्र से आए हुए सभी भाई बहन को, बुद्ध की भूमि में, सारी पुत्र की जन्म की भूमि में और उनकी उपदेश की भूमि, विद्यालय की भूमि में सभी भाई बहन को हम हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जय भीम, जय भीम, जय थँक यू। या ठिकाणी नालंदा विश्वविद्यापीठामध्ये नुकताच या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे। या ठिकाणी सर्वांनी प्रवेश केलेला आहे। लोकांना बुक करा हा संपूर्ण परिसर आपण बघत आहोत नालंदा विश्वविद्यापीठ। चला विश्वविद्यापीठाची ते सखोल आणि सविस्तर माहिती या ठिकाणी देत असतात। आज आपल्या बुद्धभूमी मावसाळा येथून आलेल्या या सर्व धार्मिक सहलीच्या सर्व ग्रुपला आदरणीय पासवान साहेब
आपने को सब गाइडलाइन करेंगे। मैं इस नालंदा के ज्ञान की भूमि और नालक भूमि, उपदेश की जन्मभूमि, बुद्ध की उपदेश की भूमि और इस विद्यालय के शिक्षण संस्थान की भूमि पे हमारे महाराष्ट्र से आए हुए हमारे परम पूज्य गुरु जी को चरणों में प्रणाम करता हूँ और भाई बहन को भी, सभी भाई बहन को जय भीम जय भारत। इस धरती पे मैं आप लोग को अभिनंदन करता हूँ। नालंदा की धरती ज्ञान की भूमि रही है, शिक्षा की भूमि रही है। ये नालंदा की धरती जब भगवान बुद्ध इस धरती पे उपदेश ने उनको आमंत्रित कर करके कोलित ने लाया था, उस वक़्त में इस नालंदा की धरती का नाम पावारिका आम्रवन था। पावारिका आम्रवन था और पावारिका सेठ जो है उपदेश के दादा थे। उन्होंने भगवान बुद्ध को दान में दिया था, उपहार में, इस धरती पे आप लोगों को उपदेश दें, धम्म देशना दें। तो सारी पुत्र, इनका फैमिली नाम उपदेश था, माता पिता इनको उपदेश कहते थे और कोलित को माता पिता कोलित कहते थे। लेकिन भगवान बुद्ध ने इनको कोलित और उपदेश कह करके नहीं पुकारा करते थे, क्योंकि उपदेश के माँ का नाम रूपसारी थी, तो रूपसारी का पुत्र होने के कारण भगवान बुद्ध ने उनको सारी पुत्र कह करके पुकारा करते थे। और कोलित का माँ का नाम मोगली था, इसलिए भगवान बुद्ध उनकी माँ को याद करते हुए उनको मोगलाइन कह करके पुकारा करते थे। तो सारी पुत्री और मोगलाइन भगवान बुद्ध को इस धरती पे लाया और इसी धरती पे उनके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वचनों से उनका शिष्य बने। इसलिए ये धरती राजा अशोक ने इसको पवित्र माना है। राजा अशोक ने इस धरती को बहुत अभिवादन किया है। ये धरती पुण्य की भूमि रही है, जो कि भगवान बुद्ध ने आकर करके लोगों को उपदेश दिया और सारी पुत्र और मोगलाइन को अपने दोनों परम शिष्य बनाए। तो सम्राट अशोक ने सबसे पहले इस धरती पे भारत को अपने हाथों में चला रहे थे, जनता को सेवा दे रहे थे, तो उन्होंने कोई धर्म को एक्सेप्ट नहीं करके बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था। बौद्ध धर्म ही ऐसा धर्म है पूरे भारतवर्ष में नहीं बल्कि विश्व में शांति का मार्ग दे सकता है। इसलिए उन्होंने इस धरती पे आया। नालक गांव जो है उपदेश का जन्मभूमि है, सारी पुत्र का जन्मभूमि है। जिस गांव में सारी पुत्र का आगमन हुआ, उसी गांव से, इस धरती से कार्तिक पूर्णिमा दिन यहाँ से देवलोक को चले गए। इसलिए इस धरती पे आकर के सम्राट अशोक ने नालक गांव को अभिवादन करते हुए और उनकी निधन होने के बाद उनकी डेड बॉडी एसेस को रखकर इस धरती पे एक स्तूपा का निर्माण करवाया। जो हमारे भाई बहन जब भी नालंदा को देखते होंगे, नालंदा का पिक्चर और भारत का प्राचीन इतिहासों को पन्नों में नालंदा का पिक्चर, उसी की सम्राट अशोक का बनाया हुआ तस्वीर दिखलाई पड़ता है। तो सम्राट कुमार गुप्त ने भी सोचा ये धरती अशोक की भूमि रही है, अशोक की पूजनीय भूमि रही है, बुद्ध की पूजनीय भूमि रही है और सारी पुत्र का जन्म भूमि रही है। इसलिए इस धरती पे मैं भी अंतर्राष्ट्रीय प्राचीन विश्वविद्यालय के शिक्षा को प्रचार करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इसी धरती पे अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कराएंगे। तो भाई बहन याद रखेंगे, इस धरती पे 413 एडी में मगध के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त प्रथम ने इस विद्यालय का निर्माण करवाया। इस भूमि पे
इस बिल्डिंग को खड़ा करवाया 413 AD। तो सम्राट हर्ष ने सोचा कि नालंदा की धरती को विकास करने के लिए दूसरा मंजिल मैं बनाऊंगा। तो दूसरा मंजिल राजा हर्ष ने बनाया 7वीं शताब्दी में। तीसरा मंजिल 9वीं शताब्दी में बंगाल का राजा धर्मपाल देव ने बनाया। चौथा बिल्डिंग इंडोनेशिया का राजा बालपुत्र देव ने बनाया। तो इस तरह का विद्यालय का बहुत बड़ा ऊंचा बिल्डिंग बना हुआ था। लेकिन इस बिल्डिंग को है, लोग कहते हैं कि इस्लामिक मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आकर के इसमें लाइब्रेरी था। 3 तरह की लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर, जिसमें उन्होंने आग लगवाया था। तो 6 महीने तक पुस्तकालय जलती रह गई। तो बख्तियार खिलजी का तो बदनाम जरूर किया गया है, लेकिन बदनाम कराने वाला सासांक वंश के, शुंग वंश के जो ब्राह्मण मार्ग को अपनाने वाले थे, उन्होंने उसको उसका करके उसमें आग लगवाया था। तब तो विद्यालय नष्ट हुआ है। विद्यालय नष्ट होने के बाद ऊपर का बिल्डिंग टूटते चला गया भूमिकंपों से, जिससे ऊपर का टूटा, नीचे वाला ढक गया था। ये पहाड़ की तरह, माउंटेन की तरह शायद बना हुआ था। इस पर पेड़ पौधा उगा हुआ था, जानवरों को चारागाह के रूप में बना हुआ था। तो इसका इंक्वायरी करने के लिए कई एक ब्रिटिश ने आया कि नालंदा की ज्ञान की भूमि, शिक्षा की भूमि कहाँ है। किसी ने इंक्वायरी रिपोर्ट सही नहीं दिया और उसका एक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने नहीं लिया। लेकिन 1861 में, 1861 में 4th ब्रिटिश आया था। वो आर्मी के बड़े रिटायर अफसर थे। रिटायर करने के बाद ब्रिटिश सरकार ने उनसे प्रश्न किया था कि पूरे भारतवर्ष में कौन से डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टर बना करके रखें, जिस डिपार्टमेंट को आप सही निर्देश, सही डायरेक्शन दे पाओगे, सही वर्क दे पाओगे। उन्होंने कहा वैसे डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टर बनेंगे जिस डिपार्टमेंट में भारतीय लोग को पता नहीं है कि ये मिट्टी से ढका हुआ चीज क्या चीज है। वैसे डिपार्टमेंट को हम डायरेक्टर बनेंगे और उसकी एक्सकेवेशन कराएंगे, उसकी खुदाई कराएंगे और खुदाई करा करके भारत को ही नहीं, पूरे हम विश्व को हम हाईलाइट करके दिखलाएंगे। तो भाई बहन जानकारी लेंगे कि 1861 में जो ब्रिटिश आया था, उनका पूरा नाम था जनरल सर एलेक्जेंडर कनिंघम। 1861 में इसका डायरेक्टर बन करके आया था। देखा पहाड़ की तरह साइड देखा, जंगलों की तरह साइड देखा, जानवरों को चरते हुए देखा। तो ब्रिटिश ने अनुमान लगाया था कि नालंदा की धरती यही है, विद्यालय की भूमि यही है। उन्होंने लिखा, हनट करके इंक्वायरी रिपोर्ट लिखा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमें इसे ऑर्डर दीजिए, इसकी एक्सकेवेशन कराएंगे। नालंदा की धरती, नालंदा की भूमि, विद्यालय की भूमि यही रहा होगा। लेकिन भाई बहन याद रखेंगे 1861 में लिखा था इंक्वायरी रिपोर्ट, लेकिन 1861 में टेबल पर रखा गया। टेबल पर रखाने के बाद ब्रिटिश एलेक्जेंडर कनिंघम ने इंतजार कर रहा था कि हमके ऑर्डर होगा, इसकी खुदाई कराएंगे। लेकिन 1871 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एलेक्जेंडर कनिंघम का इंक्वायरी रिपोर्ट को खोज करवाया। उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट कहाँ है, उनकी इंक्वायरी रिपोर्ट हमें दिखलाओ। और उन्होंने, उनके कर्मचारी ने खोज कर करके इंक्वायरी रिपोर्ट दिया। तुरंत एक्सकेवेशन करने का ऑर्डर उनको निर्गत हो गया। तो 1871 में आया इस साइड पर। पूरे भारतवर्ष में इसका प्राचीन इतिहास खोज रहा था।
किसी ने नहीं बतलाया। किसी ने कहा राजा का गढ़ है, राजा का घर था, राजा लोग का मकान था, किसी ने नहीं बतलाया। लेकिन ब्रिटिश को पता था ये विद्यालय की भूमि रही है, इसमें जापान, कोरिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, कंबोडिया इन सारे देश के लोग अध्ययन करने के लिए आते थे। तो सबसे पहले चाइना का फाहियान का रिपोर्ट खोजा। फाहियान का दो अर्थ है, फा और यान। फा का मतलब होता है रीजन और यान का मतलब होता है एक्सेप्ट करने वाला। उन्होंने फाहियान का रिपोर्ट ब्रिटिश चाइना गवर्नमेंट ने नहीं प्राप्त किया, उनको दाखिल नहीं किया। ईटी सन का भी रिपोर्ट नहीं मिला, लेकिन उसका रिपोर्ट मिला जो कि 627 में चाइना से चला था, 629 में उत्तरी भारत में प्रवेश किया था, 631 में भगवान बुद्ध की ज्ञान की भूमि में आकर करके उनकी प्रतिमाएं को अभिवादन किया था, बोधि वृक्ष को नमस्कार किया था। उनका नाम हुएनसांग। हुएनसांग आया और जब बुद्ध गया में बुद्ध की मूर्ति को पूजा किया, तब उन्होंने सोचा कि अब विद्यालय में जाएंगे, एडमिशन कराएंगे। उस वक़्त में 4 गेट, चारों गेटों पे बड़े बड़े विद्वान बैठे रहते। चारों गेटों पर हुएनसांग का प्रश्न पूछा, प्राचार्यों का प्रश्न का जवाब नहीं दिया। हुएनसांग लौट रहे थे, किसी की पैरवी नहीं, किसी की रिश्वत नहीं, लेकिन विद्यालय का जो कुलपति थे शिलभद्र ने आदेश पारित किया था कि बाहर से विद्यार्थी आते हैं, प्राचार्य बहुत कड़ी प्रश्न करते हैं, वैसे विद्यार्थी जो हमारे विद्यालय में पढ़ने के लिए इंटरेस्टेड है, वैसे विद्यार्थियों को ले 6 महीना साल भर रहने, पढ़ने, खाने पीने की व्यवस्था विद्यालय की तरफ से उनकी सुविधा दी गई। 6 महीने तक हुएनसांग स्टडी किया, तब उन्होंने सोचा कि अब पूछे गए प्राचार्यों का गेट पर सही जवाब हम दे पाएंगे। आकर के चारों गेटों पर उनको प्रश्न किया, पूछा, प्रश्नों का जवाब दिया, तब उनको एडमिशन हुआ। लेकिन भाई बहन पूछेंगे ये बताओ पुराना गेट कहाँ है, तो हम भाई बहन को नहीं बता पाए, क्योंकि हुएनसांग लिखता है, डायरेक्शन अपने डायरी में दे रहा है। इसमें 4 गेट था और चारों गेटों पे बड़े बड़े प्राचार्य लोग बैठे रहते थे, लेकिन वो गेट नहीं मिलने के कारण ब्रिटिश ने इंक्वायरी किया कि उनका गेट कहाँ, विद्यालय का गेट कहाँ। नहीं मिलने के कारण आप लोगों के लिए एंट्री गेट 1942 में उन्होंने बनाया, ब्रिटिश ने बनाया। लेकिन विद्यालय का गेट नहीं मिलने के कारण ब्रिटिश ने 1942 में बनाया और उनकी डायरी चाइनीज लैंग्वेज में लिखा हुआ था, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके। तब ब्रिटिश को पता चला, उनकी डायरी बतला रही है कि इसकी एरिया 7 माइल लंबी थी, इसकी एरिया 7 माइल लंबी थी, 3 माइल चौड़ी थी, 10,000 विद्यार्थी पढ़ते थे, 1500 प्राचार्य थे, 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रत्न दधी, रत्न रंजक, रत्न सागर और 4 गेट था। रहने पढ़ने की फ्री एजुकेशन थी, कोई चार्ज देना नहीं पड़ता था। इस तरह का विद्यालय का व्यवस्था रहा। लेकिन नहीं, एरिया नहीं मिलने के कारण अभी 3 किलोमीटर स्क्वायर माइल में, जिसमें 11 ब्लॉक मिला है, खुदाई में 990 कमरा मिला है। पहले 11,500 कमरा था, 108 ब्लॉक था, 9 मंजिला की थी, लेकिन अभी खुदाई में 990 कमरा मिला है। दीवारों की मोटाई 20 फुट, 12 फुट, 8 फुट, 4 फुट, 5 फुट है। इसकी विशेषता जाड़े के दिन में सभी विद्यालय के कमरे गर्म हुआ करते थे और गर्मी के दिनों में विद्यालय के सभी कमरे ठंडा हुआ करते थे। इसलिए इस विद्यालय में एसी कमरा बना हुआ था। इसमें इसी तरह का 5 विश्वविद्यालय थी। 5 विश्वविद्यालय हमारे भारतवर्ष देशों में थी। भारत को आज़ादी मिली, भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन आपसी गद्दी के लड़ाई के चलते
इस देश को बंटवारा किया गया, जिसमें एक शिक्षण संस्थान हमारे देशों से कटकर दूसरे देशों में चला गया है। वैसे विश्वविद्यालय को हम लोग तक्षशिला यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, जो कि पेशावर पाकिस्तान के पास में सिंधु नदी के तट पे बसी हुई है। दूसरी यूनिवर्सिटी बल्लभी, जो गुजरात में भावनगर से 35 किलोमीटर की दूरी पे है। तीसरी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, जो कि भागलपुर कलगाम के पास में अवस्थित है। चौथी उदयपुर यूनिवर्सिटी, यहाँ से 16 किलोमीटर की दूरी पे बिहार शरीफ में है। और पांचवी नालंदा, जिसे आज आप लोग आंखों से टूटी फूटी हालत में दर्शन कर रहे हैं। इसमें आचार्य जो थे नागार्जुन, शीलभद्र, अतिश दीपंकर, धर्म कीर्ति, चंद्र कीर्ति, आर्य देवा, ये सब सारे, कमल सिंह, नरोपा, तिरोपा, मरप्पा, ये सब बड़े बड़े विद्वान थे। इसमें हेतु शब्द चिकित्सा विज्ञान, रसायन शास्त्र, आयुर्वेद विज्ञान, तर्क शास्त्र, बौद्ध धर्म दर्शन, निरुक्त व्याकरण, साइंस ऑफ रिलीजन, ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान इत्यादि शास्त्रों की ऊंची से ऊंची पर यहाँ पर पढ़ाई हुआ करती थी। तो मैं अब भाई बहन को लेवल दिखलाएंगे। गुप्त कालीन का क्या लेवल है, हर्षकालीन का क्या लेवल है, पाल कालीन का क्या लेवल है, कहाँ सम्राट अशोक ने स्तूपा बनवाया है, वो सब भाई बहन को आंखों से चल करके हम वहाँ पर दिखलाएंगे। और मेरा मार्गदर्शन का कार्य समाप्त हो जाता है। सभी को मैं अभिवादन करता हूँ। जय भीम, जय भारत।